गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट सक्सेस पॉइंट पर। और जैसा कि हमारी क्लास डे बाय डे यूट्यूब पर डाली जाएंगी और हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। तो आज का जो टॉपिक इंग्लिश का शुरू होगा ना, बड़ा बेहतरीन चैप्टर है वो, और उस चैप्टर का नाम होगा प्रोनाउन। हिंदी में अक्सर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। चैप्टर का नाम है प्रोनाउन, हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं इसको, लेकिन आज इंग्लिश में भी शुरू कर लेते हैं। चलो ज्यादा समय ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक का नाम होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन, और इस प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सबसे पहले हमें इसकी जड़ का पता होना चाहिए भी सर्वनाम होता क्या है, प्रोनाउन होता क्या है। तो आपको एक बात बता देता हूं मैं। जैसे हम डेली एक तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं, हर रोज चेंज करके आते हैं, उसी प्रकार सेंटेंस में जब नाउन होता है ना, जो संज्ञा होती है, उसके बार बार आने से बचने के लिए, यानी नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए ही नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। आपने माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे पढ़ा होगा, जैसे आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड। फिर आपने राहुल का नाम एक बार सुना होगा, उसके बाद उसके स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, और राहुल एक लड़का है और लड़के के लिए ही का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं, जो प्रोनाउन है ना, क्या होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used at the place of noun is called pronoun। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। मैं यहां लिख देता हूं कुछ एग्जांपल्स, जैसे सोहित इज माय फ्रेंड। सोहित जो है मेरा मित्र है। एंड सोहित इज वेरी इंटेलिजेंट। सोहित इज वेरी इंटेलिजेंट। सोहित जो है वो मेरा मित्र है, बट वो इंटेलिजेंट है। मैंने लिखा यहां राधा इज माई सिस्टर। राधा मेरी बहन है, और राधा इज वेरी लेजी। लेजी का मतलब होता है सुस्त। मैं लिख देता हूं आई हैव अ पेन एंड दिस पेन इज वेरी चीप। चीप मतलब सस्ता। मैं लिख दूं यहां पर रोहित एंड मोहित। रोहित एंड मोहित आर टू ब्रदर्स एंड रोहित एंड मोहित लव ईच अदर। मैंने 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं आपको समझाने के लिए। पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो। पहला क्वेश्चन कहता है कि सोहित इज माय फ्रेंड। सोहित मेरा
मित्र है। यहां पर जो सोहित है ना, ये क्या है, नाउन है। और सोहित मेरा मित्र है, तो दोबारा जो सोहित का प्रयोग किया है ना, ये गलत है। सोहित का प्रयोग केवल एक बार करना था, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए ही आप किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर दोबारा नाउन नहीं आना चाहिए। नाउन यहां पर है सोहित। सोहित एक लड़का है, और लड़के के लिए क्या प्रोनाउन यूज होता है, ही प्रयोग होता है। तो यहां पर आएगा ही इज वेरी इंटेलिजेंट। मैंने लिखा राधा इज माई सिस्टर, राधा मेरी बहन है। तो यहां पर एक बात बताओ मुझे, राधा कौन है भाई, एक नाउन है, संज्ञा है। अब राधा का प्रयोग यहां फिर दोबारा हो गया, जो कि गलत है। राधा का प्रयोग केवल एक बार करना है, और दोबारा राधा के स्थान पर आपको प्रयोग करना होगा, उस शब्द का नाम होगा प्रोनाउन सर्वनाम। तो यहां पर राधा एक लड़की है, और लड़के के स्थान पर क्या प्रयोग होगा, शी प्रयोग होगा। आई हैव अ पेन, दिस पेन इज वेरी चीप। ये मेरे पास एक पेन है, और ये पेन जो है बड़ा सस्ता है। तो यहां पर पेन का यूज नहीं करना है, और पेन एक निर्जीव चीज है, और निर्जीव चीजों के लिए क्या यूज होता है, निर्जीव चीजों के लिए इट यूज होता है। अब आपने क्या देखा, एक तो रोहित है नाउन, और एक मोहित है, ये दो नाउन है। अब दो नाउन है, तो दोबारा फिर इनका प्रयोग हो गया है, रोहित और मोहित का। ये गलत है। आपको क्या नहीं करना है, यहां दोबारा इनका प्रयोग नहीं करना है। अगर एक लड़का होता, रोहित होता या मोहित होता, तो हम किसका प्रयोग करते, ही का प्रयोग करते। बट अब यहां पर एक लड़का नहीं है, यहां पर तो दो लड़के हैं। और आप बता दीजिए मुझे, ही अगर सिंगुलर है, ही अगर सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, दे होगा। तो यहां पर रोहित एंड मोहित की बजाय आपको दे का प्रयोग करना है। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, जिससे आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। बोलो इतनी समझ में आया है कि नहीं आया है। तो मैं अब आपके मन में क्वेश्चन आ गया कि सर आपने एक तो ही का प्रयोग किया है, एक आपने शी का प्रयोग किया है, एक आपने इट का प्रयोग किया है, एक आपने दे का प्रयोग किया है। क्या केवल यही प्रोनाउन है? नहीं। मैं एक टेबल आपके सामने बनाता हूं, उस टेबल में जितने भी शब्द होंगे वो प्रोनाउन का काम करेंगे। तो यहां तक क्लियर है? चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है, मैं एक टेबल बनाता हूं आपके सामने, आई, माई, माइंड, मी, माई सेल्फ, वी, our, ours, us, ourself या ourselves। देखो सेल्फ में और सेल्फ में, सॉरी, आवर सेल्फ तो आएगा ही, यहां आएगा आवर सेल्व्स। यू, योर, योर्स, यू एंड योर सेल्फ, या फिर योर सेल्व्स। देखो जो सेल्फ होता है ना, सेल्फ वो केवल एक के लिए प्रयोग होता है, केवल एक के लिए। अब एक बात बताओ, मैंने आपको जब नंबर पढ़ा था, एक सब पॉइंट पढ़ाया था आपको कि अगर किसी नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई दिया हो, उसको काट दो, वी ई एस लगा दो प्लूरल बनाने के लिए। तो एक बात बताओ, जो सेल्फ होता है ना, सेल्फ ये सिंगुलर है, लेकिन इसका एस काट के हम सेल्फ बनाएंगे ना, वी ई एस लगाएंगे, तो ये एक से ज्यादा के लिए प्रयोग होता है। तो योर सेल्फ और योर सेल्फ, इनमें अंतर पता लगा? आगे बताऊंगा मैं इसकी डिटेल। उसके बाद ही, हिज,
हिज, हिम, हिमसेल्फ। सी, हर, हर, हर्स, herself। it, its, it, itself। ये टेबल मैं दोबारा बना रहा हूं आपके सामने। दे, दियर, कल टेस्ट होगा आपका। देम, themselves। ये टेबल मैंने आपके सामने बना दिया, सारे ही प्रोनाउन है भाई। और आपको मैं बता दूं, एक शब्द है वन, इसका भी वन सेल्फ बनता है, इसका भी वन सेल्फ बनता है, ये भी प्रोनाउन है। तो ये टेबल आप दोबारा पढ़ रहे हो और मैं आपके सामने इसको डिवाइड कर देता हूं। देखो, आपको उस दिन भी बताया था मैंने, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू, योवर, यू या योवर सेल्फ, ये सेकंड पर्सन होते हैं। और ये जो आपके सामने बच गए ना, ये थर्ड पर्सन होते हैं। ये सारे ही आपके सामने जो लिख रखे हैं, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। क्लियर बात है। अब बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सर्वनाम के प्रकार, पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन को बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको बोलते हैं परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। फिर आपने पढ़ा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव को क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। फिर आपने पढ़ा होगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव को बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। एक और कर लेते हैं इंडेफिनिट। वैसे प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम केवल कंपटीशन वाले पढ़ेंगे जहां से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, हम केवल उतना पढ़ेंगे। हमें अपना एग्जाम क्रैक करना है, केवल एग्जाम पर ही हमें फोकस रखना है। और इंडेफिनिट को बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय
वाचक सर्वनाम। मैंने उस दिन ये जब आपको केस का चैप्टर पढ़ाया था ना, ये जो है ये टेबल मैंने पहले भी बना रखी है और सारे बच्चे जानते हो आप जो ये पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस, या क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और आपको बताया था पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है, बिना नाउन के ये कभी अकेला प्रयोग नहीं होगा। फिर है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन की पहचान क्या बताई थी? पॉजेसिव प्रोनाउन की पहचान ये बताई थी कि ये हमेशा अलोन प्रयोग होता है। ये है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव यानी कर्म कारक। और जो ये है ना, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बोलो भाई, इतना आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? कोई बड़ी बात नहीं, लिखो मत, मैं भेज दूंगा आपके पास सारा कुछ ही। कल नहीं भेजा था ना, आज भेज दूंगा। बीच में अगर लाइट चली जाए तो सारा इरेज हो जाएगा। यो बीच में लाइट चली जाए तो सारा इरेज हो जाएगा। हाँ, लोड कर लो। चलो आप लिखा ना करो, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब जरा ध्यान से पढ़ लेना भाई, ध्यान से पढ़ लेना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर। कंपटीशन शुरू हो गया आपका, ये बेसिक बातें थी जो आपको पता होना चाहिए था। तो पहला कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। पहला जो प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आप सभी ने हिंदी में पढ़ा होगा पुरुषवाचक सर्वनाम को, और आपको 3 प्रकार के सर्वनाम बताए गए होंगे। पुरुष 3 प्रकार के बताए गए होंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है कि नहीं? तो जो प्रथम पुरुष है ना, जो प्रथम पुरुष है, इंग्लिश में इसी चीज को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। इंग्लिश में इसी चीज को क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। एक होता है थर्ड पर्सन। सर ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन को हिंदी में बोलते हैं उत्तम पुरुष। ध्यान से पढ़ लेना, हिंदी की ग्रामर भी सोलो हो रही है आपकी। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष वो होता है जो कहने वाला होता है। मतलब आप इसको बोल सकते हैं स्पीकर। स्पीकर होता है कहने वाला। और आपको तो पता है ना, जो आई और वी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। हाँ, इनके साथ जो लगे होते हैं ना, आई के साथ, आई, माई, मी, वे इनके साथ ही जुड़े होते हैं। वी और अस वो भी इनके साथ ही जुड़े होते हैं। आप सभी को पता है जो आई है ना, आई है ये सिंगुलर होता है। आई कैसा होता है? सिंगुलर होता है। और वी हम ये कैसा होता है? प्लूरल होता है। देखो, आई मैं अकेले की बात है, लेकिन वी हम सभी जो हैं वो क्या होंगे? प्लूरल होंगे। अब बात कर लेते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन को हिंदी में बोलते हैं ना सर, वो बोलते हैं मध्यम पुरुष। सेकंड पर्सन को ही बोलते हैं मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष क्या होता है? फर्स्ट पर्सन को आप स्पीकर बोलते हैं ना,
तो मध्यम पुरुष को आप क्या बोलते हैं? लिसनर, सुनने वाला। मध्यम पुरुष को क्या बोलते हैं? लिसनर, सुनने वाला। और मध्यम पुरुष क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है यू, सेकंड पर्सन यू होता है ना। और आपको मैं बता दूं, मैंने कि यू है ना, यू का प्रयोग सिंगुलर के रूप में भी हो सकता है और यू का प्रयोग प्लूरल के रूप में भी हो सकता है। सर कैसे? मान लो मैं किसी एक स्टूडेंट के लिए मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूं। मैंने कहा यू आर ए गुड स्टूडेंट। मैंने एक के लिए यू का प्रयोग किया है। मैंने कहा यू आर ए गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं। मैंने यू का प्रयोग यहां पर केवल एक बच्चे के लिए किया है, लेकिन आपके सामने मैं कह दूं यू आर गुड स्टूडेंट्स, आप अच्छे विद्यार्थी हैं। अब की बार मैंने यू का प्रयोग है ना, यू आर गुड स्टूडेंट्स। अब की बार मैंने यू का प्रयोग सभी के लिए किया है। यहां मैंने स्टूडेंट एक के लिए प्रयोग किया है, स्टूडेंट है न स्टूडेंट्स नहीं है। तो यू का प्रयोग आप सिंगुलर के रूप में भी कर सकते हैं और यू का प्रयोग आप प्लूरल के रूप में भी कर सकते हैं। बट आपने एक बात ध्यान में रखनी है आपको, यू के साथ यहां भी आर है, यहां भी आर है, और आर एक प्लूरल वर्ब है। तो नोट में यह बात भले ही लिख लीजिएगा कि यू के साथ वर्ब जो है हमेशा प्लूरल आएगी। यू के साथ वर्ब कौन सी आएगी? हमेशा प्लूरल आएगी। तो इतना समझ में आया है? अच्छा, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं सर? थर्ड पर्सन को क्या बोलते हैं आप? थर्ड पर्सन को बोलते हैं अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष कौन से होते हैं? अन्य पुरुष वे होते हैं जिनके बारे में कोई चर्चा की जा रही हो, जिनके बारे में हम कोई ना कोई बात कर रहे हो। फर्स्ट पर्सन कहने वाला होता है, मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कोई बात कही जा रही हो वो होता है। और थर्ड पर्सन होते हैं कौन से शब्द? यहां से इरेज कर दो इसको मैं। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ही, सी, इट एंड दे। याद रखना, ही का प्रयोग है ना आप हमेशा पुरुषों के लिए करते हैं। ही का प्रयोग हमेशा किसी पुरुष जाति के लिए होता है और सी का प्रयोग हमेशा स्त्री जाति के लिए होता है। ही का प्रयोग पुरुष जाति के लिए, शी का प्रयोग स्त्री जाति के लिए, और इट का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। और ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब होता है ये तीनों ही एक वचन है, लेकिन इन तीनों का प्लूरल है जो, इन तीनों का प्लूरल है ना जो, वो दे ही होता है। वो क्या होता है? वो दे होता है। ये पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बेसिक बातें थी, लेकिन आप कंपटीशन पढ़ रहे हो, आप यहां से क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा? चर्चा का विषय ये है। तो मैं एक बात बता देता हूं, मैंने यहां एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन के बारे में जिक्र किया है। मान लो किसी भी सेंटेंस में या तो दो पर्सन आ जाए, कोई भी दो पर्सन, या फिर तीनों के तीनों पर्सन आ जाए, तो उनकी सीक्वेंस क्या होगी रखने की? वे रखे कैसे जाएंगे? पहले फर्स्ट पर्सन लोगे कि सेकंड पर्सन लोगे? अब मान लो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख देता हूं। मैंने लिखा कि आई, यू एंड शी आर रीडिंग
न्यूज़पेपर। मान लो भाई मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिख दिया और आपको लास्ट में बताना है नो एरर। तो अब आखिर हमने कोई पॉइंट नहीं पढ़ा, इसको ढंग से नहीं पढ़ा है, तो आप तुक्के से भले ही बता दो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल तो आपको नहीं पता है भी कहां पर एरर है। देखो ये आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, ये यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, और ये कौन सा पर्सन है, थर्ड। ये बना 123 का फॉर्मूला बन गया, 123 सीक्वेंस में आया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह कौन सा फॉर्मूला किस हिसाब से आएगा। अगर आपको यह नहीं पता है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, आप सिलेक्शन से काफी दूर हैं। तो मैं बता दूं आपको बिल्कुल ट्रिक वाइज ये चीजें। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसके 3 फॉर्मूले बनेंगे सर। एक तो बनेगा 231 का, और एक बनेगा 123 का, और फिर एक बनेगा 123 का। सर ये 123 दो बार क्यों लिख दिया? मैंने लिखा है, मुझे पता है कैसे लिखना है। तो 231 का फॉर्मूला कब लगेगा? जब 231 का फॉर्मूला वहां लगेगा जहां पर सेंटेंस है ना दोष मुक्त हो, जहां सेंटेंस कैसा हो, दोष मुक्त हो, यानी किसी भी प्रकार का क्राइम अपराध ना दिखा रखा हो सेंटेंस में। तो आपको कौन सा फॉर्मूला अपनाना है? 231 का फॉर्मूला अपनाना है। अच्छा, अगर मान लो सेंटेंस दोष युक्त हो, मान लो सेंटेंस दोष युक्त हो, तो फिर क्या करेंगे आप? अब सेंटेंस अगर दोष युक्त है ना, सेंटेंस में किसी भी प्रकार का दोष दिखाया गया है, तो आप 123 का फॉर्मूला अपनाएंगे। चलो सर ये बात भी ठीक है, 231 का तब अपनाना है जब सेंटेंस में दोष ना हो, और 123 का जब अपनाना है जब सेंटेंस में किसी भी प्रकार का दोष दिखा रखा हो। लेकिन ये दोबारा 123 लिखने की क्या जरूरत थी? 123 का फॉर्मूला वहां पर भी यूज होता है जहां पर दिए गए सारे प्रोनाउन, दिए गए सारे पर्सन प्लूरल फॉर्म में हो। अगर प्लूरल फॉर्म बहुवचन रूप में होंगे तो वहां पर भी 123 का फॉर्मूला लगेगा। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? आई है ना? चलो आगे चलते हैं फिर। अब यहां पर मैं सेंटेंस के द्वारा आपका दूध का दूध और पानी का पानी इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको बताना है एरर कहां पर है। जरा मैं पूछ लूं आपसे कि आई यू एंड सी आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। अच्छा मैं और क्वेश्चन लिख देता हूं, यू एंड दे, सॉरी, यू एंड ही वर कुकिंग फूड इन द किचन। समझ में आया है? मैं और लिख देता हूं, यू ही एंड आई मेड अ बिग ब्लंडर। ऑप्शन आपके सामने है। और लिख देता हूं मैं, यू एंड आई
एम डूइंग दिस वर्क। भाई आवाज नहीं करनी है। और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, यू ही यू दे एंड वी, यू दे एंड वी हैव फ्लॉन द काइट। मान लो दोस्तों आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस है, तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कोई एरर है क्या। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, आई यू एंड सी आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है। और एक बात बता दूं मैं, जब इंग्लिश का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको सारी ग्रामर आपके दिमाग में रखनी पड़ेगी। वहां ये नहीं लिखा होता कि क्वेश्चन में नाउन का एरर है, प्रोनाउन का है, एडजेक्टिव का है, कंजंक्शन का है, आर्टिकल का है। वो तो आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने क्या देखा कि सर आई फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है, यानी यहां पर 123 का फॉर्मूला बन गया। लेकिन 123 का फॉर्मूला केवल दो कंडीशन में लगता है, या तो सेंटेंस में किसी प्रकार का क्राइम अपराध दर्शा रखा हो, या फिर दिए गए सारे प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में हो। तो एक बात बताओ, आप मुझे समझदार हो, क्या यहां पर कोई क्रिकेट खेलना ग्राउंड में किसी प्रकार का अपराध है, किसी प्रकार का दोष है, कोई क्राइम कर दिया है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि सेंटेंस में किसी भी प्रकार का क्राइम नहीं है। और जहां किसी भी प्रकार का क्राइम ना हो वहां 123 का नहीं बल्कि 231 का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा? 231 का फॉर्मूला लगेगा। तो 231 में पहले क्या आएगा? यू आएगा। पहले क्या आएगा? यू आएगा। उसके बाद सी एंड आई। इस प्रकार से आप सेंटेंस को ठीक करेंगे। अब आपने क्या देखा, अब यहां केवल दो ही पर्सन आए हैं, सेकंड पर्सन और ये आया थर्ड पर्सन। वर कुकिंग फूड इन द किचन। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, क्या किचन में खाना पकाना किसी प्रकार का अपराध दर्शा रखा है? क्या किचन में खाना पकाना किसी प्रकार का अपराध है ये? तो इसका मतलब सेंटेंस में कोई दोष नहीं है। और जिसमें दोष ना हो वहां पर फॉर्मूला जो यूज करोगे आप वो कौन सा होगा? वो 231 का होगा। अब लेकिन एक बात बताओ, यहां पर पर्सन ही दो दे रखे हैं, एक तो पर्सन 2 दे रखा है सेकंड, और एक थर्ड पर्सन दे रखा है, 1 दे नहीं रखा। ना दे रखा ना तो कोई बात नहीं, आप दोनों को देखो। यहां पर फिर आपने देखा कौन सा पर्सन आना चाहिए, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ये तो सेंटेंस में 200 पहले सेकंड पर्सन आएगा, 231 का फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट पर्सन इसमें दे नहीं रखा, इसका मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई इसमें कोई एरर है क्या? देखो ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। इसका मतलब पता है दोस्तों, 231 का फॉर्मूला लगा रखा है। मेड अ बिग ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब क्या होता है? बवाल खड़ा कर देना। मान लो कहीं पर किसी ने बम ब्लास्ट कर दिया तो बवाल खड़ा हो गया वहां पर, तो इसका मतलब सेंटेंस में क्राइम दे रखा है, कोई ना कोई अपराध दे रखा है, दोषयुक्त सेंटेंस है। और दोषयुक्त सेंटेंस हो वहां फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आप? 123 का। लेकिन लगा कौन सा रखा है? 231 का। तो आपका एरर है जो वो ए पार्ट में ही है। तो यहां पर आप इनको कट करके इनकी बजाय क्या लगाएंगे? 123। पहले तो आई लगेगा, उसके बाद यू लगेगा एंड ही। आप इस प्रकार से फॉर्मूला लगाएं तब जाकर ये सेंटेंस आपका ठीक होगा। हाँ गुड़िया, आपको आ रहा है समझ में? अच्छा देखो भाई, ना है ना समझ में तो पूछ लेना चाहिए।
डॉक्टर और टीचर के सामने कभी भी अपने आप को ज्यादा चालाक समझदार नहीं, स्टूडेंट को हमेशा बेवकूफ होके बैठना चाहिए क्लास में कि मैं दुनिया का सबसे निकम्मा नल जीरो स्टूडेंट हूं। अब तब आप बेहतरीन समझ पाएंगे। अगर आपके मन में घमंड आ गया ना कि आई एम द बेस्ट, बेस्ट तो कोई भी नहीं होता। वी आर नॉट टीचर, वी आर अ स्टूडेंट। हम भी एक स्टूडेंट हैं, क्योंकि जो सीखता है ना सारी जिंदगी, सीखना हमारा काम है। और इंसान है ना जब जन्म होता है ना तब से सीखना शुरू कर देता है, और जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती वो तब तक सीखता रहता है। और सीखना एक लाइफ होती है, वो स्टूडेंट लाइफ होती है। भले ही वो कितनी भी एज का है, भले ही हम इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, हम ये नहीं कह सकते वी आर अ गुड टीचर, हम कह सकते हैं वी आर अ गुड स्टूडेंट, क्योंकि हम भी आपसे सीखते हैं, आप हमारे से सीखते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो यहां पर यू एंड आई आपने देखा, सेकंड पर्सन दे रखा है और फर्स्ट पर्सन दे रखा है। आई एम डूइंग दिस वर्क, क्या कोई काम करना अपराध है क्या? तो यहां अपराध नहीं है ना, तो यहां 231 का फॉर्मूला लगेगा भाई। अब यहां सेकंड थर्ड पर्सन तो दे नहीं रखा, इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऊपर वाले सेंटेंस में ब्लंडर का मतलब क्या होता है? ब्लंडर का मतलब बवाल होता है, बवाल। जब ब्लंडर आ जाए ना उसके साथ बिग नहीं लगाते, सुपर फ्लस हो जाएगा। जैसे मोब बताया था ना, एक मोब, मोब के साथ एंग्री नहीं लगता, उसी प्रकार ब्लंडर के साथ आप बिग नहीं लगा सकते। जैसे कोई कंक्लूजन है, कंक्लूजन का मतलब ही क्या होता है? निष्कर्ष। तो इसके साथ कभी फाइनल नहीं लगाना है, अगर मिल जाए तो वो आपका एरर माना जाएगा। ठीक है, तो अगला जो सेंटेंस है फिर ये आप इसमें बताइए मुझे, कोई एरर है क्या? कोई एरर है क्या? आपने क्या देखा सर? यू, दे एंड वी, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। जी एक बात बताओ मुझे, 231 का फॉर्मूला है, लेकिन तीनों के तीनों पर्सन प्लूरल फॉर्म में है, और जब दिए गए सारे पर्सन प्लूरल फॉर्म में है, वहां कौन सा फॉर्मूला लगाना है? 123 का फॉर्मूला लगाना है। 123 का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा हमारा। हमें क्या लगाना था? पहले वी लगाना था, फिर यू लगाना था और फिर दे लगाना था। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन राइट रहेगा। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन में ना, पर्सनल प्रोनाउन में मैंने वो चीजें आपको केस में पढ़ा दी थी, केस में, कि नॉमिनेटिव केस का प्रयोग कहां कहां होता है, पढ़ाई थी ना। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कहां कहां होता है, वे चीजें भी प्रोनाउन का पार्ट है। और पॉजेसिव का प्रयोग कहां कहां होता है, ये चीजें मैंने आपको सारी पढ़ा दी थी, और पॉजेसिव केस का समझे हो आप? तो ये था दोस्तों आपका पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद जो प्रोनाउन करेंगे हम, वो प्रोनाउन करते हैं, उस प्रोनाउन का नाम क्या होगा? उसका नाम होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हिंदी में क्या कहते हैं? इसको पारस्पर संबंधवाचक सर्वनाम। जी, अब यहां पर ना बस बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, पारस्परिक संबंधवाचक, पारस्पर संबंधवाचक सर्वनाम इसको बोलते हैं। और संबंध है ना, संबंध के लिए दो या दो से अधिक की जरूरत होती है। अकेला व्यक्ति का क्या संबंध होता है? ठीक है, तो आपको ज्यादा नहीं
केवल दो ही शब्द ध्यान में रखने हैं। एक तो है ईच अदर, एक तो क्या है सर, ईच अदर है, और एक है वन अनदर। एक तो ईच अदर है, एक वन अनदर है। ईच अदर का मतलब क्या होता है? जब ईच अदर का प्रयोग आप वहां करेंगे जहां दो के बीच में संबंध होगा। जब दो के बीच की बात आए ना, दो के बीच की बात, दो के बीच, तो वहां पर क्या यूज होगा? ईच अदर। और जब दो से ज्यादा के बीच की बात आए, दो से ज्यादा के बीच की बात आए, तो वहां पर क्या यूज करेंगे आप? वन अनदर का यूज करेंगे। वहां पर क्या यूज करेंगे सर? वन अनदर का यूज करेंगे। मैं यहां कुछ एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूं ये बात, ध्यान दीजिएगा जरा। मैंने लिखा आपके सामने, आवर आईज कांट टच वन अनदर। और आपसे मैं पूछ लूं भाई, कोई एरर है क्या इसमें? बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, मैं एक क्वेश्चन और लिख दूं यहां, सोहित एंड रोहित, सोहित एंड रोहित आर टू ब्रदर्स, दे लव मैं एक क्वेश्चन और लिख दूं यहां, ऑन द फेयरवेल, ऑन द फेयरवेल द स्टूडेंट्स बेड, बेड का मतलब होता अलविदा कहना, ठीक है। इन द क्राउड दे वर फाइटिंग, they were fighting मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपका फिनिश हो जाएगा। सुनो, अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया ईच अदर का प्रयोग केवल वहां करेंगे जहां बात केवल दो के बीच में होगी, और दो से ज्यादा के बीच में बात होगी वहां वन अनदर का प्रयोग होगा। आवर आईज कांट टच वन अनदर, हमारी आंखें एक दूसरे को नहीं छू सकती। आंखें कितनी हैं? दो। और दो के बीच की बात हो तो क्या आना चाहिए? वन अनदर या ईच अदर? आया क्या है? वन अनदर। तो रॉन्ग यही हो गया, एरर आपका इसी पार्ट में हो गया भाई। सर यहां पर वन अनदर नहीं आना चाहिए, यहां पर तो ईच अदर आना चाहिए। बोलो क्लियर है कि नहीं? उसके बाद सोहित एंड रोहित आर टू ब्रदर्स, एक तो सोहित नाम का लड़का है भाई, और एक है रोहित नाम का लड़का, दोनों भाई भाई है। कितने भाई हो गए? दो। दो से ज्यादा तो नहीं है। अच्छा, दे लव, वे प्रेम करते हैं। यहां पर मैं ईच अदर लिखूं या वन अनदर लिखूं? ईच अदर लिखूं, क्योंकि दो के बीच की बात है ये तो यहां पर आ जाएगा सर ईच अदर, ईच अदर। अगला जो क्वेश्चन है, ऑन द फेयरवेल द स्टूडेंट्स बेड। फेयरवेल होती है विदाई पार्टी, आपने प्लस 2 क्लास में जरूर की होगी। और विदाई पार्टी कराने के बाद सरकारी स्कूल में तो पेपर देना हो एमसी दे, उसके बीच में तो कोई मैटर ही नहीं होता हमारा। तो ऑन द फेयरवेल, विदाई पार्टी पर जो विद्यार्थी हैं उन्होंने अलविदा कहा। विदाई पार्टी केवल दो स्टूडेंटों की ही होती है, विदाई पार्टी में तो बहुत सारे होते हैं, है कि नहीं? तो यहां पर आप मुझे बताइए क्या यूज करें हम? वन अनदर। तो वन अनदर आएगा यहां, वन अनदर। क्या बात है, इसका मतलब आपको समझ में आने लगी है। इन द क्राउड
दे वर फाइटिंग इन द क्राउड। क्राउड का मतलब होता है ऐसी भीड़ जो फ्री की भीड़ हो। इन द क्राउड दे वर फाइटिंग। अब क्राउड जो है दो की भीड़, अब दो व्यक्ति खड़े हो जाए भीड़ माच जाएगी भाई, भीड़ हो जाएगी क्या। क्राउड का मतलब है भीड़, भीड़ तो होती है बहुत सारों की। वे फाइटिंग लड़ाई कर रहे थे, इच अदर या वन अनदर, वन अनदर। तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों वन अनदर। बोलो ये चीज आई है कि नहीं समझ में। तो आज के लिए हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। भाई अपने चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हैव ए नाइस डे क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।